Hello friends, very good evening to all. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. जैसे कि आप सबको पता है, इन द लेक्चर नंबर 35 हमने कवर करा था थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करा था और हमने करी थी इसकी फर्स्ट थ्योरी, दैट इज़ द क्लासिकल थ्योरी। एंड अंडर द क्लासिकल थ्योरी हमने कवर करा था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय द F.W. टेलर। तो आज का लेक्चर भी ऐसे ही रहेगा। तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्लासिकल थ्योरी कवर और उसमें करेंगे सेकेंड थ्योरी कवर, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव और द फंक्शनल थ्योरी गिवन बाय द हेनरी फ्यूल। सो एक बार ओवरव्यू देख लो। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज़ देख लेना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रीवियस लेक्चर का लिंक भी दे दूँगी। और एक बार इस चार्ट को अच्छे से देख लो कि क्या क्लासिफिकेशन है अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरीज पढ़ते हैं। तो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल, सेकेंड इज़ नियो क्लासिकल, देन द मॉडर्न. Under classical, there are 3 main theories, that is scientific management theory, administrative theory, and the bureaucratic theory. Second is the neoclassical theories. Under this, we have 2 main theories, that is human relation theory given by Alton Mayo, and the second is behavioral theory that is given by Maslow, Amsi-Groger, and Herzberg. Then the modern theories. Here are 4 listed main modern theories. The first one is quantitative theory, second is systems theory, third is contingency theory, and fourth one is the operational. नाउ क्लासिकल थ्योरीज की बात करें तो ये शुरू कैसे हुई? जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, ड्यूरिंग दैट टाइम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, फर्स्ट ये डिस्कवर करी थी फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। आफ्टर दैट हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आई, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आई। ये इमर्ज हुई ड्यूरिंग द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी। अगर इनकी बात करें, लाइक मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से थिंकर्स हैं इनके। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं, ब्यूरोक्रेटिक के मैक्स वीवर, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट गिवन बाय द हेनरी फ्यूल। तो इन थ्योरीज का बेसिकली जो पर्पस था मेन, वो क्या था कि शेप करना दीज ट्रेडिशनल अप्रोचेज व्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन मच लाइक मशीन्स इन विच एम्प्लॉयज फंक्शन एज पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव द एफिशिएंसी को बढ़ाना इनका मेन मोटिव था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरीज की कि ये 3 मेन थ्योरीज हैं। तो आज हम कौन सी कवर कर रहे हैं? हम कवर कर रहे हैं this one, administrative theory. So let's start with the administrative or the functional theory. This theory is basically given by the Henry Fayol, as I already told you. This theory is also known as the functional theory, general theory of management, or the process management. तो जब हम थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी सेम ही क्लासिफिकेशन रहती है जो हम करते हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो ये थ्योरी जो है हेनरी फॉयल ने, ये किस टेन्योर में आई थी? 1841 टू 1925। ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे हेनरी फॉयल, और इनको रिगार्ड किया गया है एज अ फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, और इनको फादर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का फादर भी कहा जाता है। इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है किसमें? टू द बॉडी ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट्स। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल। तो ये जो बुक थी ये फ्रेंच में लिखी गई थी, पब्लिश्ड इन द फ्रांस इन 1916। इस बात को याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक, ठीक है। तो 1916 में जो पहली बुक लिखी इन्होंने, इनका नाम ये था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल। तो ये फ्रेंच में लिखी थी। आफ्टर दैट ये वाली बुक, यही बुक को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में इन 1949 अंडर द टाइटल जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। देन फॉयल ने वर्क करा दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लासिकल एंड फॉर्म्स अ फाउंडेशन ऑफ द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। तो इनकी जो बुक है इनकी जो बुक है वो प्रेजेंट करती है थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, तो जो हेनरी फॉयल थे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करा, काफ़ी एम्फेसाइज करा और कंक्लूड करा कि कुछ ऑल एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, उनको मेन हम 6 जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज़ द टेक्निकल ग्रुप, जिसमें हम देखते हैं प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। देन द सेकेंड इज़ द कमर्शियल, दैट इज़ बेसिकली formed due to buying, selling, exchange, ठीक है। देन फाइनेंशियल में obtaining and using the capital, फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं सारा। सिक्योरिटी, प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द पर्सन्स एज वेल।
तो जो पिछली थ्योरी थी उसकी ड्रॉबैक थी कि वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग थे उनको ज़्यादा फोकस नहीं करा गया, ठीक है, तो प्रोडक्शन पे ही ध्यान रखा गया, ह्यूमन बींग्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करा गया। तो इस थ्योरी में देखो एक ग्रुप बनाया गया, सिक्योरिटी ग्रुप, जिसमें लिखा हुआ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन्स। तो यहाँ पे ये वाली जो पिछली थ्योरी की ड्रॉबैक थी यहीं पे ख़त्म हो गई इस थ्योरी में। अकाउंटिंग, तो बैलेंस शीट मेंटेन करना, स्टॉक टेकिंग देखना, स्टैटिस्टिक देखने, कॉस्टिंग देखना, ये सारा काम था उसमें। देन मैनेजरियल तो आपको याद रखना है, इसको एक छोटी सी एप्लीकेशन बना लो, POC3 3 टाइम्स C, ठीक है, याद रखना है इसको। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मेन फंक्शंस है इसके मैनेजमेंट के, गिवन बाय द हेनरी फॉयल। तो जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है ना, तब POC3 सारे बता दो, उनको एक्सप्लेन कर दो, गिवन बाय द हेनरी फॉयल, और आपकी और भी वैल्यू ऐड कर देता है वो क्वेश्चन में जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है। तो जो 6 ग्रुप था वो कौन सा था? मैनेजरियल, जिसमें ये वाले 5 मेन फंक्शन थे। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में बात करेंगे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फॉयल की जो ये वाली थ्योरी है फेमस ही इसीलिए हुई थी, इसमें जो मैनेजमेंट के पर्टिकुलर 14 प्रिंसिपल्स दिए गए जिनको फॉलो करके क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से रन कर रही थी। अब उनको 14 प्रिंसिपल्स को याद रखना बहुत मुश्किल है, बट मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उसकी हेल्प से आप बहुत इजीली याद कर लोगे। लिखो इसको कॉपी में, डैड UCUSSR। बच्चा अपने पापा से क्वेश्चन पूछ रहा है, डैड UCUSSR, इतना लिख लिया। आफ्टर दैट लिखो, बच्चा पूछ रहा है डैड UCUSSR, तो पापा जवाब दे रहे हैं OIC। एक फर्स्ट टाइम C लिखना है, C फॉर कैट वाला, देन C देखने वाला है SEE, ठीक है, OIC। क्लियर? एक बार ये लिख लो, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है इसको। तो डैड की क्या थी? फर्स्ट D, डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब वर्क को प्रॉपर डिवाइड कर दिया इनटू द स्मॉल टास्क और असाइन कर दिया टू द स्पेशलिस्ट। तो इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई और एक्सपर्टीज़ भी आ गई काम में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक इन अ हॉस्पिटल डॉक्टर, नर्सेज एंड टेक्नीशियंस हैव द स्पेशलाइज्ड रोल। तो जिसको जिस काम में महारत है, अगर वो बंदा उस काम को करेगा तो काफ़ी अच्छी क्या होएगी, प्रोडक्टिविटी निकलेगी और एफिशिएंसी भी आएगी, और एरर होने के जो चांसेस है कम हो जाते हैं। देन डैड की, सबसे पहले हम डैड डिस्कस कर रहे हैं अभी, लिख लो एक बार इतना सा ना, इस स्लाइड में डैड कर रहे हैं कवर। तो फर्स्ट डे हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। A इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजर्स मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव द ऑर्डर्स, बट दे मस्ट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिजल्ट्स। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्होंने प्रिंसिपल बनाया हेनरी फॉयल ने, इनका मेन मोटिव क्या था कि मैनेजर अगर हमें मतलब किसी चीज़ का उसको अथॉरिटी दी गई है कुछ ऑर्डर्स देने के लिए एम्प्लॉयज़ को, है ना, जो अपने वर्कर्स को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनसे रिजल्ट लेके आने का, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, अ प्रोजेक्ट लीडर कैन असाइन टास्क बट इज़ ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर द प्रोजेक्ट सक्सेस। तो प्रोजेक्ट लीडर को काम असाइन करने का राइट दिया गया है, दैट इज़ अथॉरिटी, बट ही इज़ अकाउंटेबल, ही और शी इज़ अकाउंटेबल फॉर द प्रोजेक्ट सक्सेस। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट D, दैट इज़ द डिसिप्लिन, डिसिप्लिनेरियन भी कहा जाता है इसको। तो आपको पता ही है ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करेगी अगर उसमें प्रॉपर डेकोरम होगा, मेंटेन होगा, डिसिप्लिन होगा, ठीक है। जो हमें रूल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इट रिक्वायर्स गुड सुपरविजन एंड फेयर रूल्स, लाइक पंक्चुअलिटी इन द अटेंडेंस, अडहेरेंस टू द पॉलिसीज, ये क्या होगी, एग्जाम्पल्स होगी डिसिप्लिन की। नाउ नेक्स्ट क्या था, डैड। तो डैड तो कवर हो गया। आफ्टर दैट क्या था, UC। तो यू क्या हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन superior टू अवॉइड द कन्फ्यूजन।
लाइक हमने पीछे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में फोरमैन वाला कंसेप्ट पढ़ा था, जहाँ पे क्या था, 8 लोग क्या कर रहे थे, एक वर्कर को देख रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। तो उस थ्योरी का जो ड्रॉबैक था इस थ्योरी ने ख़त्म कर दिया। इस थ्योरी में कंसेप्ट दिया गया यूनिटी ऑफ कमांड का, कि ओनली वन superior will instruct the one worker, that to avoid the confusion, like a teacher reports only to the principal, not to the multiple authorities at once. It's a very good example of unity of command. Now C क्या है, C is the centralization, ये रहा centralization, ठीक है। डैड UC USSR, इसको उसी सीक्वेंस में आप एक्सप्लेन कर लेना, इसके ऊपर नीचे हो गया होगा, वैसे मैं उसी सीक्वेंस में करती हूँ। सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग शुड बी बैलेंस्ड बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल, ठीक है, कि सेंट्रलाइजेशन होगी जो भी डिसीजन मेकिंग की होएगी। लाइक इन सम केसेस सेंट्रल कंट्रोल इज नीडेड, लाइक फाइनेंस, while in other decentralization helps day-to-day operations. But the administrative theory focused on the centralization. तो हमारे क्या क्या कवर हो गए, डैड UC। नाउ USSR लिख लो, USSR. U is unit of direction. Activities with the same objective should be directed by one manager using one plan. तो प्रॉपर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी ना, क्योंकि सेम ऑब्जेक्टिव है, उसको डायरेक्ट कर रहा है वन मैनेजर यूजिंग द वन प्लान। एग्जाम्पल, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन शुड बी अंडर वन मार्केटिंग हेड, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Then S is the subordination of individual interest to the general interest. Like the interest of the organization must come first before the personal interest. तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पहले देखना है या अपनी तरफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ बाद में देखना है। तो एम्प्लॉयज मस्ट प्रायोरिटाइज कंपनी गोल्स ओवर पर्सोनल कन्वीनियंस। देन UC हो गया, US भी हो गया, SR एक एस रहेगी, वो क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, अ क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी शुड एग्जिस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, कि CEO को रिपोर्ट कर रहा है कौन, मैनेजर सुपरवाइजर वर्कर। तो हायरार्की क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, CEO, मैनेजर, सुपरवाइजर, देन वर्कर। तो ये क्या हो गया, स्केलर चेन। अगर हम कहीं पे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं इन द स्पेशल केसेस विदाउट ब्रेकिंग द चेन, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछते हैं, और आपका थ्योरी में भी 2 नंबर का क्वेश्चन स्केलर चेन का आ ही जाता है। देन R क्या है, R इज़ अ रेम्युनरेशन, ठीक है। तो वर्कर शुड बी पेड फेयरली, लाइक जो वो काम कर रहे हैं उसको वेजेस प्रॉपर मिलने चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, दैट इज रेम्युनरेशन, like salaries, bonuses, recognition, and career growth opportunities as well. Now we have covered DAD, UC, USSR. Now we will cover next, that is OIC. O is order, like proper arrangement of people and resources. Right person in the right job and right material in the right place. That is called order. Proper orderly maintain होनी चाहिए सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. Like a library has books arranged systematically for easy access. Clear? होपफुली आपको अभी तक सारा समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी कुछ समझ आना है, इसको लेक्चर को दोबारा से सुन लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। OIC, नाउ आई क्या है, आई इज़ इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना है कि वो इनिशिएटिव लें काम के लिए, डेवलप करें न्यू आइडियाज़ को। लाइक उसके लिए हमें इंस्टॉल करने चाहिए सजेशन बॉक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयज़ फीडबैक सिस्टम एज वेल। OIC, S इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, कि हाई एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है, इनएफिशिएंट है, तो वर्कर्स नीड जॉब सिक्योरिटी टू परफॉर्म वेल, तो उनको प्रोवाइड करना परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रैदर देन द फ्रीक्वेंटली ले ऑफ्स। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम ये चीज़ कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, ठीक है। तो OIC, अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट E इज़ इक्विटी। इक्विटी क्या है, मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉयज़ विद काइंडनेस एंड फेयरनेस, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए फॉर ट्रेनिंग एंड प्रमोशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर और बैकग्राउंड एट्सेट्रा। नाउ द लास्ट E इज़ स्पिरिट द कॉर, दैट मीन्स टीम स्पिरिट, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो प्रमोट करना चाहिए टीम हार्मनी को, म्यूचुअल
ट्रस्ट को। लाइक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू ऑल। स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग।